नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवोदय क्लासेज 2020 पर, जहां पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय संबंधित ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है और पूरी डिटेल के साथ आपको अच्छे वीडियो अच्छे तरीके से समझाया जाता है, अच्छा नोट्स दिया जाता है, उसके साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर दोनों पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो स्टडी मटेरियल संबंधित। ठीक है, आपको एक और सूचना भी दे दूं कि पिछला साल हमने कोचिंग पिछले साल ही शुरू की थी और उस साल में 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो ये खुशी है। और जो रिजल्ट है वो अच्छा रहा, इस बार थोड़ा सा कम रहा लेकिन बहुत ठीक है, अच्छा ही है। इस बार हम और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक, आप वीडियो लगाकर कहीं पर चले जाते हो तो नहीं होगा, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तो भी नहीं होगा। तो आप पूरी जो भी काम कर रहे हो ना वो पूरे ध्यान से करो। ठीक है, अब हम आज क्लास 6 का ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 6 का। अब क्लास 6 में आपको क्या बताऊंगा वो ध्यान से देखना। क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 में जो मोस्ट है कि हमने जो मैथ्स का सिलेबस है वो देख लिया था, मैथ्स का सिलेबस देख लिया था। और अब हम जो टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उसी के चलते आज हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। ठीक है, हमने कल देखा था सिलेबस में सबसे पहला यही था, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ में ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब संख्या पद्धति में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन भी कहाँ से बनेंगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, 2-3 ही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन समझेंगे हम पूरा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। पीछे 10% मैंने बताया कि 90% वहाँ से बनते हैं, लेकिन 10% है ना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो पहले हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको जो भी आज क्लास में पढ़ाएंगे उससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या क्या होती है, व्हाट इज ए नंबर। ठीक है, व्हाट इज ए नंबर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले न लिख पाऊँ तो कोई टेंशन नहीं है, पर ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है। ठीक है, और संख्याओं के प्रकार, व्हाट इज ए नंबर पहला है। फिर दूसरा टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, प्रकार। उसके बाद स्थानीय मान और जातीय भाज्यता के नियम पढ़ेंगे, भाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको ध्यान से सुन लेना, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, भाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। उसके बाद स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपको अंकों से बनने वाली संख्या, अंकों से बनने वाली संख्या, अंकों से बनने वाली संख्या। ठीक है, इसमें अंकों से बनने वाली संख्याएं कौन सी होती है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे छोटी से छोटी, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर। ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ेंगे हम रोमन संख्या वाले। ठीक है, रोमन पद्धति को पढ़ेंगे, रोमन संख्या को। तो ये हमारे जो भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टॉपिक है। संख्या पद्धति में टोटल 6 टॉपिक है। ठीक है, इसी से प्रश्न आएंगे। और अगर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपके 90% क्वेश्चन कहाँ से उठेंगे, तो 90% क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे।
इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे। तो इन 2 टॉपिक को जब भी मैं पढ़ाऊँ तो ध्यान से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेना, और बाकी वाला ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देंगे, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कई बार पूछ लिया जाता है इनसे भी, तो हमको इनसे भी नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। पर 90% क्वेश्चन किससे बनते हैं? स्थानीय मान संख्या, स्थानीय मान, और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। इसमें भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो सारे मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर आप बात करूं तो हमारा जो संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। संख्याएं क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज बता दी जाए कि संख्या क्या होती है, आपको कोई पूछे संख्या क्या होती है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो संख्या मतलब कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर जो बनती है उसी को संख्या कहते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक, 2 या 2 से अधिक मिलकर जो अंक, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी संख्या, ठीक है। 2 या 2 से जो अधिक अंकों को एक साथ जोड़ दें तो उनसे जो बनती है वो हमारी संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर आपको बताऊं कि ये 10, ये हमारी संख्या है, ठीक है। अब ये अंक कौन कौन से होते हैं सर, ये भी बताइए। तो यहाँ पर देखो, टोटल अंक कितने होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ठीक है। ये 10 हमारे टोटल अंक है। आपको मैं गारंटी के साथ बता दूं कि इन अंकों के अलावा आप संख्या बना ही नहीं सकते, यानी संख्या जो भी बनेगी इन्हीं अंकों से बनेगी। कितनी भी बड़ी संख्या बना लो, कोई सी भी संख्या बना लो, इन अंकों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक अंकों को हम मिलाएंगे, यानी कि कम से कम 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाएंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 1 और 3 को मिलाते हैं तो 13, 13, और मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और 1 को मिलाएं तो 31, यानी कि अंकों को मिलाने पर क्या होगी? हमारी संख्या बन जाएगी। तो आपका पहला टॉपिक था, यानी कि संख्या क्या होती है और ये क्या होती है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। यानी संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनने वाली जो होती है वो संख्या कहलाती है। अंक कौन कौन से है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे अंक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। अब यहाँ पर ये पहला टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले नंबर्स आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर नंबर्स 2 और मोर डिजिट, अंक को बोलते हैं डिजिट, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जब डिजिट एक साथ मिल जाते हैं, कंबाइनेशन हो जाता है उनका, तो वो नंबर्स बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है? नंबर्स। ये 10 हो गया, 13, 31, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अंक को डिजिट बोलते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा शब्दों का खेल है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये डिजिट है, सारे के सारे 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा इसमें कौन सा था? संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ, यहां पर देख लेते हैं संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो संख्याओं के प्रकार में आती है वो आती है प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोले तो इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल यानी नेचुरल, प्राकृतिक, नेचुरल एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति से शब्द बना है प्राकृत। तो ये प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहलाती है, ठीक है। इसको हम एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एन से, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्याएं होती क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए कि वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। अब यहाँ पर परिभाषा में नहीं लिखाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा हूँ आप साथ साथ में लिखते जाइए।
प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो प्राकृत मतलब कि प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर। ठीक है, जो मतलब कि स्टार्टेड विद वन एंड मतलब कि एंड विद इनफाइनेट। ठीक है, इनफाइनेट, अनंत को इनफाइनेट बोलते हैं, तो यानी कि जो वन से लेकर इनफाइनेट तक जाती है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। यानी कि आप एक से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाएगी और इनफाइनेट तक चली जाएगी। ठीक है, इनफाइनेट, ठीक है, इनफाइनेट तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। ये सारी संख्याएं हमारी कौन सी होगी, प्राकृत संख्या होगी। तो प्राकृत संख्या में आपको याद रखने की क्या बात है, इसको डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। संख्या होती क्या है, वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, स्टार्ट विद वन एंड एंड विद इनफाइनेट, यानी कि खत्म कभी होती नहीं, इनफाइनेट जिसका अनंत होता है, मतलब कि कहीं पर खत्म नहीं होती है। तो ये सारी हमारी संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, दूसरा देखो, दूसरा हमारा जो दूसरे प्रकार की संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो इसको किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से। और अगर प्राकृत संख्या से बात करूं, अगर आपको याद नहीं रहे कि हाँ ये एक से स्टार्ट होती है या नहीं होती है, तो यानी कि इसका प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति मतलब कि जिसमें प्रकृति में वे सारी संख्याएं जिन्हें हम गिना जा सके, काउंट कर सके। ठीक है, वे सारी संख्याएं जिनको हम काउंट कर सके, गिन सके उनको। जैसे आपको ऐसे उदाहरण दे दूं कि आपको ऐसे बोलोगे कि यहाँ पर 2 चेयर है, खुशी है, 2 खुशी है, ऐसे तो बोल सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं बोलोगे कि मेरे पास -5 मार्कर है। -5 मार्कर थोड़ी होता है, या 0 मार्कर है ही नहीं मेरे पास मार्कर, तो ऐसा ही बोलूंगा मेरे पास मार्कर नहीं है। अगर आपके मार्कर है, कितने हैं, 5 मार्कर है, तो मेरे पास 5 मार्कर है। मेरे पास 1 मार्कर है, मेरे पास 1 डस्टर है। ठीक है, तो आप मतलब कि 1 से संख्या स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। यानी कि प्राकृत संख्या आप किसे कह सकते हो, जिसको हम काउंट कर सके, जिसको हम गिन सके। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, याद रखना, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। अब यहाँ पर आपको प्राकृत पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं मतलब कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक अंक जोड़ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, 0 को जोड़ देते हैं। तो पूर्ण संख्या होती है, उसकी परिभाषा क्या बनती है, यानी कि 0 से स्टार्ट वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, विच इज मतलब स्टार्टेड विद 0 एंड विद इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चली जाती है, यानी 1 2 3 4 फिर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चली जाती है। यानी कि इसमें आपको एक प्रश्न इससे भी बन सकता है। अब ये 2 टॉपिक पढ़ लिए हमने, इससे एक प्रश्न पूछ सकता है कि आपको पूछेगा कि n और w में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस विद n एंड w। n अब आपको अगर जो निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं, वो अगर आपको नहीं पता है कि n किसको डिनोट करता है, तो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, यानी प्राकृत संख्या को, और w पूर्ण संख्या को। अब आपको पूछा कि प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या है, तो प्राकृत, सारी प्राकृत इसमें आ जाती है। क्या, पूर्ण संख्याएं जितनी भी होती है उसमें सारी प्राकृत संख्याएं आ जाती है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्याएं नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक 0 एक्स्ट्रा है। पूर्ण संख्या इसमें आएगी नहीं क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है, लेकिन प्राकृत है वो पूरी पूर्ण संख्या में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अंतर किसका रहता है, 0 का अंतर रहता है। ये आप मतलब कि खास मेन जो बात है, ये प्राकृत और पूर्ण को अलग बताती है। ठीक है, बाकी प्राकृत और पूर्ण एक जैसी है, लेकिन अलग क्या है कि प्राकृत में 0 नहीं होता है, पूर्ण में 0 होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो हमारा जो टाइप्स ऑफ नंबर था, संख्याओं के प्रकार थे, उसमें आपका जो पहला और दूसरा जो प्रकार है वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब जो अगला टाइप आएगा उसको देखते हैं। अगला टाइप हमारा है पूर्णांक। तीसरा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक यानी पूरी संख्याएं,
जिसको हम भाग नहीं, मतलब कि आधी या फिर चौथाई भाग या फिर 3/4 भाग यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते, यानी पूरी की पूरी संख्या हो, उसे हम पूर्णांक मानेंगे। ठीक है, अब पूर्णांक क्या परिभाषा अगर इसकी दें तो पूर्णांक का मतलब क्या होती है? पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, सॉरी, पूर्णांक अगर हम काउंट करें तो नकारात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या, नकारात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या। अब आपने पूर्ण संख्या तो पढ़ लिया है पिछले में, तो आपको पूर्ण संख्या के बारे में डिटेल जानकारी होगी, लेकिन आपने नकारात्मक संख्या नहीं पढ़ता है। अब यहाँ पर देखो, इंटीजर में क्या होता है, एक होल नंबर और एक नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर आपने ज्यादातर बच्चों ने सुना होगा, तो नेगेटिव क्या होती है? सारी माइनस की जितनी भी संख्या होती है, -5, -4, ठीक है, -3, -2, ये सारी नेगेटिव संख्याएं आती है। -55, -20, तो नेगेटिव संख्या जितनी भी नेगेटिव संख्याएं वो, और जितनी भी होल संख्याएं हैं, होल नंबर्स है, वो सारी पूर्णांक में आती है। किस में आती है? इंटीजर्स नंबर में आती है। तो इसकी परिभाषाएं क्या, आप क्या दोगे कि सभी नकारात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का योग हमारा इंटीजर या पूर्णांक कहलाता है। और फिर भी मैं आपको परिभाषा क्यों बता रहा हूं, ताकि आप जब भी इंटीजर नाम देखोगे तो आपका दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हाँ, ये संख्याएं होती है। परीक्षा में आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको बस सरल तरीके से याद कैसे रख पाए उसी के अनुरूप मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये नकारात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर देखो, नकारात्मक भी पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपकी इनफाइनाइट, नकारात्मक भी इनफाइनाइट से शुरू होती है। ठीक है, यानी कि सारी इनफाइनाइट नंबर, यानी कि ऐसे चलता आएगा, -5, फिर -4, फिर -3, -2, -1, फिर 0। अब पूर्ण संख्या आ गई, यानी होल नंबर आ गया, तो 0 तो आएगा। 0 पूर्ण संख्या में 0 आता था, तो 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे मतलब इनफाइनाइट तक चला जाता है। यानी पूर्णांक संख्याओं में पूरी संख्याएं आ जाती है, होल नंबर, यानी कि पूरा का पूरा सब आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है, और आपका पूर्ण संख्या 0 भी आ जाता है, प्राकृत संख्याएं भी आ जाती है। तो ये सारी संख्याएं कौन सी होगी? पूर्णांक संख्या हो गई। अब आपको ये एक प्रश्न पूछ सकता है, देखो मैंने पहले क्या बताया था कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती है, क्योंकि प्राकृत जितनी भी है वो सारी पूर्ण होती है, लेकिन पूर्ण होती है वो प्राकृत नहीं होती है। लेकिन आपको पूर्णांक की दे तो पूर्णांक में सारी प्राकृत संख्याएं भी आती है, सारी पूर्ण संख्याएं भी आती है, और सारी ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। ठीक है, तो ये हमारी पूर्णांक हो गया, इंटीजर नंबर। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे संबंधित जो भी जिस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर भी समाप्त हो गया। अब कुछ अलग संख्याएं हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो उसमें अगर देखें तो अगले संख्या है वो है आपका सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज मत, ज़्यादा परेशान ना हो, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर किसको बोलते हैं? सम संख्याएं किसको बोलते हैं? अब सम संख्याएं में आपको एक मतलब कि आसान परिभाषा बताऊं तो वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब ये याद रख सकते हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 का पूरा भाग चला जाए। ठीक है, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। या इसको भी सरल बनानी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 2 का भाग गया या नहीं गया, तो 2 की जो भाजिकता का नियम है उसी को अप्लाई कर दो। वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर परिभाषा में तो बताऊंगा कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक कौन सा होगा? 0, 2, 4, 6, 8। यानी कि जो यूनिट प्लेस होता है, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उनका यूनिट प्लेस होता है, वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये सारा मतलब कि यूनिट प्लेस में आता है। तो ये हमारे मतलब कि ये सारी संख्याएं कौन सी होगी? इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। अब ये एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब यूनिट प्लेस कौन सा होता है ये भी आप सीख लो। एक संख्या है 12,357, ठीक है, 12,355। ठीक है, इसमें जो पीछे का अंक है,
जो लास्ट वाला डिजिट है वो हमारा यूनिट प्लेस होगा, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, ठीक है। तो जो लास्ट वाला डिजिट है वो यूनिट प्लेस होता है। तो अब ये 7 है, ये तो इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो संख्या है ये हमारी सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। तो हमारी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 356 का ले लेते हैं, 56 का ले लेते हैं। तो पीछे यूनिट प्लेस है वो क्या है, 6 है, 6 ये आ रहा है, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है वो सम संख्या है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका सिर्फ एक यूनिट प्लेस देखो, पीछे का अंक देखो, अगर वो 0 2 4 6 में आ जाता है तो वो सम संख्या है, इसमें से नहीं आता है तो वो विषम संख्या है। देखो अब विषम यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई साथ साथ में, विषम संख्या, ठीक है, दोनों एक रिलेटेड है, एक दोनों के ऑपोजिट है, ठीक है, विषम संख्या। इसको इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है। वे कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, उसका अगर यूनिट प्लेस अगर 0 2 4 6 8 है तो वो सम संख्या होगी। अगर यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 नहीं है तो कौन सी होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है, समझ में आ गया। बस फर्क इतना है कि यूनिट प्लेस अगर 0 2 4 6 8 होता है तो सम संख्या होगी, 0 2 4 6 8 नहीं होता है तो वो हमारी विषम संख्या, ओड नंबर हो जाएगी। अब सम और विषम में अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें किसी में भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सम और विषम संख्या आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले देखते हैं भाज्य और अभाज्य, ठीक है। यहाँ पर पहले अभाज्य को देखेंगे, उसके बाद भाज्य को देखेंगे। अभाज्य को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, यानी कि वे सभी, इसकी परिभाषा क्या होगी, वे सभी संख्याएं जिसका मतलब कि जिसका भाग या तो 1 में जाए या खुद उसी संख्या में जाए, स्वयं के साथ जाए और किसी से भाग न हो, वो सारी संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्याएं होगी। जैसे एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 में या तो 1 का भाग जाएगा या फिर 3 का भाग जाएगा। अब भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए, नहीं तो हम 2 का भी भाग दे सकते हैं, पॉइंटों में आएगा, लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। या तो 1 का पूरा पूरा जाएगा, 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, या 3 का पूरा भाग जाएगा तो 1 आएगा। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं का और 1 का भाग पूरा पूरा जाता हो और इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वे हमारी संख्याएं कौन सी होगी, अभाज्य, प्राइम नंबर होगी। क्या होगा, प्राइम नंबर, ठीक है, जिसमें मतलब डिवाइड हो 1 से और खुद से, ऑन से, ठीक है, खुद से, स्वयं से डिवाइड हो, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा, वो चीज ध्यान रखना। उससे पहले अभाज्य भाज्य संख्याएं देख लेते हैं। क्या देखते हैं, भाज्य, कंपोजिट नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होती है, अब देखो भाज्य तो हमने अभाज्य तो देख ली जिसमें 1 और स्वयं का भाग जाएगा, अगर इसके साथ अगर किसी और का भी भाग जाता है तो वो कौन सी संख्या होगी, वो भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो 4 में 1 का भी जा रहा है और इसके साथ 4 का भी जा, यानी 1 का भी जा रहा है, उसके साथ 4 स्वयं का भी जा रहा है। अब इसके अलावा किसी और का भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्या हो गई, और नहीं जाता है तो वो अभाज्य। तो यहाँ पर इसके में 2 का भी भाग जा रहा है, यानी कि इसके इनके अलावा भी भाग जा रहा है तो ये भाज्य संख्या हो गई, और इनके अलावा भाग नहीं जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या हो गई। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आता है कि एक भाज्य है या अभाज्य है। तो एक मैं आपको बता दूं कि न तो भाज्य है, न भाज्य, ना भाज्य और ना अभाज्य, ना अभाज्य, ठीक है, ना अभाज्य, ठीक। एक न तो भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक क्या है, ऑप्शन में आएगा सम संख्या, ठीक है, नहीं है भाई, सम संख्या तो हमें पता है जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, नहीं है, जिसमें भले एक अंक है तो भी ये पीछे वाला काउंट होगा। और आपको पूछेगा भाज्य अभाज्य और इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाना चाहिए, उसके अलावा किसी का भाग न जाए, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती। अगर स्वयं 1 का और स्वयं के अलावा किसी और का भाग चला जाता है वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती,
ठीक है, जैसे आपको पूछ लेगा 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो 1 से 10 हमारी पता है हमें, मैंने कह दिया एक तो है नहीं, अब 2 भी है, क्यों दो भी कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि 2 काफी बच्चे भाज्य मान लेंगे, लेकिन भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 में एक तो 1 का जा रहा है, एक 2 का भाग जा रहा है, इसका एक तो 1 का जा रहा है, एक 2 का, अब इसके अलावा 2 में किसका भाग जा रहा है, एक तो 1 का जा रहा है, एक स्वयं का जा रहा है, इसके अलावा किसी का जा नहीं रहा है, तो 2 क्या हो गई, 2 हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो पहली 2 अभाज्य, फिर उसके बाद 3 है अभाज्य, उसके बाद 5 अभाज्य, उसके बाद 7 है, उसके बाद सीधा 11 आती है, लेकिन वो 10 से ज्यादा हो जाती है। तो हमारी टोटल जो 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि कितनी है, 4 अभाज्य संख्याएं। तो आपको पता चल गया होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ये हम जो सेकंड टॉपिक चल रहा था कि संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, वो कितने होते हैं, जिसमें हमने प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ लिए, सम पढ़ लिए, विषम पढ़ लिए, अब भाज्य और अभाज्य भी पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद मैं अगला टॉपिक जो हमारा है वो संख्याओं के प्रकार में से ही है, वो क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है संख्याओं के प्रकार में से ही आता है, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय क्या होती है कि कोई भी संख्या है जिसको हम p बटा q के रूप में मतलब कि दर्शा सके, किसको, p बटे q के रूप में उसको लिखा जा सके, और q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, q है उसका मान 0 नहीं होगा। इससे आपको एक तो पता चल गई होगी, जो भी परिमेय संख्याएं होगी वो किससे संबंधित होगी, बट्टा वाले, भिन्न वाली संख्याओं से संबंधित होगी, यानी कि p बटा q के रूप में बता रहा है, यानी कि भिन्न संख्याओं से संबंधित होगी, यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, 1/2। अब 1/2 तो p का, ये p और ये q, यानी कि इस रूप में भी निरूपित हो गई, इसमें भी आ गई, और q का मान, q नीचे वाला, इसका मान क्या है, 0 भी नहीं होगा। अब 0 क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर एक में 0 का भाग देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इनफाइनेट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनेट। इसीलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंटों में भले ही संख्या आ रही हो, लेकिन q का मान 0 आएगा तो वो क्या होगी, इनफाइनेट नंबर होगी। ठीक है, इसीलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब p बटा q के रूप में डिवाइड भी कर लिया हमने, निरूपित कर लिया, और q का मान 0 भी नहीं है, तो ये हमारी संख्याएं कौन सी हो गई, परिमेय संख्याएं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 5 है वो एक परिमेय संख्या है, क्या 5 है वो परिमेय संख्या है। तो आप पहले सोचोगे काफी देर, फिर आपका उत्तर ज्यादातर बच्चों का नहीं होगा। क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सर आपने तो बताया था कि अभी मतलब इस संख्या को p बटा q के रूप में निरूपित होना चाहिए, लेकिन p बटा 5 है वो p बटा q के रूप में निरूपित नहीं है, क्योंकि इसमें बट्टा में नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैसे मतलब कि परिमेय संख्या होगी, ये तो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन नहीं, आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी संख्या के अगर नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो उसमें किसका भाग दिया हुआ है, 1 का भाग दिया हुआ। अगर 5 में 1 का भाग देंगे तो आएगा तो 5, यानी कि जो भी संख्या सीधी दी हुई 5 7 9 20 25 जितनी भी है, तो 29, इनके नीचे हमें सबका 1 का भाग दिया हुआ है। ठीक है, नीचे सबका 1 का भाग देंगे तो भी वही संख्या आएगा। तो ये हमारा अब क्या हो गया, 5/1। ठीक है, 5/1। अब देखो p बटा q के रूप में निरूपित हो रही है, p 5 q 0 से 1। अब q का मान भी 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको अगर बट्टे वाली संख्या हो, भिन्न वाली संख्या हो, तो भी वो रेशनल नंबर होगा, और अगर सीधा भी नंबर आ जाता है जिसमें हम 1 का भाग देंगे तो वही नंबर आएगा, तो वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा। अब नो डाउट यहाँ पर अब आपको इसमें भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब हम अगर इसके साथ अपरिमेय को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। बस अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज का महत्वपूर्ण रोल नहीं रहता है,
क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। मैंने पूरा का पूरा रेशनल नंबर बता दिया। अब वो भाई इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, उससे ज़्यादा मैथ्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बाकी वाले सब्जेक्ट में पड़ता है, ठीक है। जो भी अगर कोई भी सब्जेक्ट है ना, वो लैंग्वेज के वर्ड पर आधारित होता है, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे वर्ड इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सके, यानी कि इनको p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हम, वे सारी संख्याएं कौन सी होगी? वे सारी संख्याएं अपरिमेय होगी। इसमें ज्यादातर संख्याएं कौन सी होती है? रूट वाली, अंडर रूट होता है ना, वो √5, √3, अब ये √9 ये मत लिख लेना, क्योंकि ये √9 का मतलब 3 होता है। अगर आपने वर्गमूल वाला देखा हो तो √9 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो √9 नहीं होगा, यानी कि इनका रूट क्या होगा? ये तो निकलेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। तो ये सारी क्या संख्याएं होगी? पर जितनी भी रूट वाली संख्याएं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, जिनको हम मतलब कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मेरे हिसाब से हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए। पहला की संख्या क्या होती है? संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बननी होती है, यानी कि 2 और मोर कंबाइंड विद डिजिट, ठीक है, ठीक है, डिजिट से कंबाइंड होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनने वाली होनी चाहिए। और संख्याओं के प्रकार भी मैंने बता दिया आपको, काफी प्रकार बताए। पहला प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, उसके बाद सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ओड नंबर, ठीक है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं कौन से में आती है? ये सभी मतलब आपका जो संख्याओं के प्रकार था, जो हमारा जो संख्या पद्धति में हमने 6 पॉइंट लिए थे, उसमें पहला था संख्या क्या होती है? संख्याओं के प्रकार। तो अब संख्याओं के प्रकार ले लिए, दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब तीसरा भाज्यता के नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? भाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम। अब ये नियम बहुत ही तकड़े हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये नियम हमें कहाँ काम आते हैं? कोई भी संख्या दी हुई है, ये इतनी बड़ी दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई बड़ी, हमें सिर्फ पता करना हो कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है या नहीं जा रहा है, 4 का, 6 का, 8 का, 7 का, किसी भी अंक का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमें पता करना है। तो हम किस तरह से पता करेंगे? यही भाज्यता के नियम बताएंगे। और हम संख्या देखते ही पता कर लेंगे कि हाँ इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, हम देखते ही पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको रूल्स सारे याद है, और रूल्स है भी बहुत ही इजी रूल है, ज्यादा कठिन नहीं है, अगर वो आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, पहला रूल, मैं भाज्यता के नियम में पहला रूल 2 की भाज्यता कर लूंगा, डिविजिबिलिटी रूल। इसे इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। मैंने शुरू की थी उसी वक्त मैंने बता दिया था डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो 2 की भाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 भाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि हमने अभी पढ़ा था कि जो भी इकाई का अंक, यूनिट प्लेस इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी, यानी उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। अब इसी से एक बात याद दिला देता हूँ, सम संख्या में भी मैंने यही बताया था, जिस संख्या का इकाई का अंक यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है, उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, और जो जिसमें नहीं है उसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि अगर यूनिट प्लेस आपका 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब आप परिभाषा कैसे लिखते हो वो आप पर निर्भर है, और मैं बता दूं तो वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, वो सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी,
ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब 3 की भाज्यता का नियम देखते हैं। बहुत ही मतलब नियम सरल है, आपको करने में मजा आएगा। ठीक है, 3 की भाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब 3 की भाज्यता का नियम क्या है, आपको क्या करना है, जितने भी संख्या, ये संख्या दी हुई है, अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा मुझे भी पता नहीं अभी तक। ठीक, अब अपन सोल्व करेंगे, देखते ही पता चल जाएगा। तो आपको कितना अच्छा लगेगा, मुझे पता है कि इसमें 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, आपके पास जो भी संख्या जितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, आपको क्या करना है, सभी अंकों को काउंट करना है। डिजिट होते हैं ना, सारे डिजिट को काउंट करना है। तो यहाँ पर 5 5 और 2 7, यानी 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15, फिर 15 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, 24 और 6 30, 30 और 3 27, 27 और 5 27 और 5 32। अब जो भी हमारा आ रहा है उसमें अगर हम 3 का भाग देते हैं, उसमें अगर 3 का भाग देते हैं, अगर वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, अगर नहीं जाता है तो वो नहीं होगी। अगर हम 32 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं आपको 632 बताऊं, ठीक है, 600 मतलब 6321 ऐसे मान लो, जिसमें 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो इनको अंकों को, डिजिट को काउंट कर लो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 में 3 का भाग दे दो, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है, 3 चौक 12, ठीक है, यानी कि 6321 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आ गया, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि इसको आप कैसे रख सकते हो, सिंपल, मतलब कि परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो कि अंकों का योग बटे 3। क्या लिख सकते हो, अंकों का योग बटे 3। अंकों का जो भी योग होगा उसमें अगर 3 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाता है तो वो हमारी भाज्य मतलब 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर नहीं जाता है वो तो हमारी भाज्य 3 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं 4 की भाज्यता के नियम। किसकी, 4 की भाज्यता, 4 की भाज्यता का नियम। ठीक है, 4 की भाज्यता। अब 4 की भाज्यता देखते हैं। ठीक है, 4 की भाज्यता क्या कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कोई भी संख्या है, हमें पता नहीं कितनी, कोई भी बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो, हमें पता नहीं क्या क्या है। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8 5 6 3 2 1 5 4 और 4। ठीक है, ये संख्या है इतनी बड़ी, इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हमें देखते ही पता करना है। तो आपको क्या करना है, 4 की भाज्यता का नियम क्या कहलाता है, कोई भी संख्या है उसका अगर पिछले दो अंक, यानी कि जो यूनिट प्लेस और जो 10th प्लेस होता है, दहाई का अंक होता है, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, यानी कि इकाई का वो दहाई का अंक है, उसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में 4 का जाएगा, नहीं जाता है तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर इकाई और दहाई में क्या है, 44, क्या है 44 है, तो 44 में अगर 4 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा जा रहा है। यानी कि ये जितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, इसके आगे भी हम कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर पीछे 44 है, यानी कि पीछे के जो 2 अंक है उसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आ गया, ये 4 तक हो गई। आगे इसको मिटा लेते उसके बाद देखते, उससे पहले रिवीजन कर लेते। 2 की भाज्यता का नियम क्या है, जिसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 हो, ठीक है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। 3 की भाज्यता, सम ऑफ डिजिट बाय 3, ठीक है, अंकों का योग बटे 3। उसके बाद 4 की भाज्यता का नियम, लास्ट 2 डिजिट बाय 4, यानी कि लास्ट 2 अंक, पीछे के 2 अंक और उसमें 4 का भाग देना, पूरा पूरा चला जाता है तो 4 का मतलब कि उस पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब इसको एक बार साफ कर लेते हैं, उसके बाद 5 6 और आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने 2 3 और 4 का देख लिया है। अब 2 3 4 का देख लिया, अब आगे देखते हैं। आगे का कौन सा है, 5 की भाज्यता का, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, 5 की भाज्यता, 5 की भाज्यता क्या कहती है, 5 की भाज्यता
हाँ, इसको मैं रिलेशन दूंगा 2 की भाज्यता के साथ। 2 की भाज्यता का क्या था, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, ठीक है, इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 होता है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वैसे ही अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। यानी संख्या यहां से यहां तक लिख लूं, पीछे अगर मैं 05 या 65 लिखूं, यानी कि पीछे का एक अंक है ना, वो या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो उसमें पूरी संख्या में क्या जाएगा, 5 का पूरा भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 125, पीछे का अंक क्या है, 5 है, तो इसमें पूरा भाग जाएगा। इसमें पीछे एक जो 0 जोड़ देते हैं, पीछे का अंक क्या है, 0 है, यानी कि 5 का भाग 2 ले लेते हैं। अब पीछे का अंक क्या है, 2 है, यानी कि 0 और 5 नहीं है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। समझ आ गया? यानी कि पीछे का अंक देखना है। सारी लगभग भाज्यता का नियम है ना, इकाई का अंक पर फोकस करते हैं, इकाई दहाई के अंक पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, यूनिट प्लेस अगर 0 और 5 है तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब 6 की भाज्यता देखते हैं। 6 की भाज्यता बहुत ही मतलब आसान है, कुछ भी नहीं करना है। 6 की भाज्यता, 6 की भाज्यता तो बहुत ही सरल है। जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जा रहा है, 2 और 3, 2 और 3 बोथ डिवाइडेड, ठीक है, जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो 6 की भाज्यता का नियम तो बना ही नहीं, क्योंकि सीधा यही कह दिया कि 2 और 3 की भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भी जाएगा। अब 6 की भाज्यता के लिए आपको 2 और 3 की भाज्यता भी याद होनी चाहिए। यानी कि 2 की भाज्यता वो मतलब कि वो सभी संख्या जिसकी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो उसमें 2 का चला जाएगा। अगर उसी संख्या के अंकों का योग करे तो उसमें 3 का पूरा भाग जाता है, तो वो संख्या कौन सी होगी, मतलब 3 से डिवाइड होगी। अगर जो संख्या 3 और 2 से दोनों से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या कौन सी हो, मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एक ले लेता हूं मैं कि 9, ठीक है, 5 9 4 2 ले लेता हूं, ठीक है, 942, ठीक है, ये संख्या सरल रहेगी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। बाकी आप कोई भी संख्या देखोगे तो देखते ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर पहले हमें पता करना है कि 2 के भाग जा रहा है या नहीं, तो पीछे वाला अंक देखा भाई 2 का तो भाग जा रहा है, यहाँ पर 0 2 4 6 8 आ रहा है, उसमें से इकाई का अंक 0 2 आ रहा है, यानी कि इसमें 2 का तो भाग कन्फर्म जाएगा। अब 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो इनको जोड़ दिया तो 2 और 4 6 और 9 15, और कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 में 3 का भाग देते हैं, तो 3 का भाग देंगे तो 5 दिया 15, कितना आ रहा है 5। अब यहाँ पर देखो 5 आ रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो उसमें 6 का भी जाएगा। इस संख्या में आप 6 का भाग भी देख लेना, उसमें 6 का पूरा भाग जाएगा। मैं नहीं ट्राई किया हूँ अभी तक कि इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मुझे भाज्यता का नियम पता है, मुझे मतलब कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना आता है। मुझे पता है कि इसमें अगर दोनों का भाग चला जाता है तो इसमें जाएगा ही जाएगा। अब कोई बच्चे क्या इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसको क्लियर करेंगे, हाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। पहले आपको ये थोड़े से रूल्स है ना डिविजिबिलिटी के, ये कठिन लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अगर इनको कवर करेंगे, समझेंगे आसानी तरीके से, तो आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस क्लास के बाद आपको ये रूल भूल नहीं पड़ने वाले। बस आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 6 का भी जाएगा, ठीक है। 4 की भाज्यता का नियम है, पीछे के 2 अंक देख लिए, 4 का जा रहा है तो जाएगा। भाई पूरी संख्या में भाग क्यों देना 4 का, पीछे के 2 अंकों से काम चल रहा है तो पूरी संख्या का भाग क्यों दे हम, ठीक है। और 5 का पूरी संख्या के अंक में पीछे 0 या 5 है तो उसमें जा रहा है, तो पूरी संख्या में 5 का भाग क्यों दे हम, ठीक है। तो कुछ तरीकों से पढ़ना पड़ेगा। तो अब 6 की भाज्यता देख ली, अब 8 की भाज्यता देखेंगे। 7 की मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, 7 की है थोड़ी सी लेंथी है और आपके सिलेबस के अनुसार ये नहीं है, ठीक है। आप अगर कोई भी संख्या में 7 का भाग देना है ना, तो आप सीधा देखकर ही देख लेना, आपको आसान लगेगा। बाकी बताने में मेरी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि ये बताऊंगा तो ये सारी भाज्यताओं के नियम में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें इतना रोल नहीं है 7 का, तो हम सीधा 8 की भाज्यता का नियम करेंगे, ठीक है। 8 की भाज्यता, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 8, ठीक है, 8 की भाज्यता। तो 8 की भाज्यता के लिए आपको 4 की भाज्यता याद करना पड़ेगा। 4 की भाज्यता की क्या थी कि कुछ भी हो,
कोई भी संख्या हो, क्या हो, कोई भी संख्या हो, पीछे के दो अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। पीछे के दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। पीछे के दो अंकों में क्या हो, 4 का भाग जाना चाहिए। तो उस पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अब ये संख्या आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, 8 की पता करना है। तो 8 के लिए आपको क्या करना है, पीछे के 3 अंक देखने हैं। 4 में हमने कौन से दो अंक, इकाई और दहाई, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस। अब यहाँ पर 100 प्लेस भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इकाई, दहाई और सैकड़ा, पीछे के 3 डिजिट, यानी कि जो लास्ट में है, अंतिम में है, उसके पीछे के 3 अंक, उसमें हमें 8 का भाग देना है। जिसकी भाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं ना, उसमें उसी अंक का भाग देंगे, ठीक है। 4 की पढ़ रहे हैं तो 4 का भाग दिया, अब 8 की पढ़ रहे हैं तो 8 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पीछे के 3 अंक 8, 3, 2, इसमें अगर हम 8 का पूरा भाग देते और पूरा पूरा चला जाता है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो, 8 एकम 8, फिर 3 में नहीं जा रहा है, भाग टूटता है, 0 आ जाता है, फिर 32 हो गया, तो 8 सौ के 32, यानी 104 पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कोई सवाल, डाउट तो पूछ लो, ठीक है। अभी मैं 9th की भी भाज्यता का नियम करवाता हूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, ठीक है, भाज्यता। इसमें क्या होगा कि आपने जो 3 की, ठीक है, 3 की जो भाज्यता का नियम पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल डिजिट बाय 3, यानी कि अंकों का योग बटे 3। वैसे यहाँ पर क्या है, अंकों का योग वही सेम करना है, अंकों का योग सम ऑफ डिजिट बाय 9। अब 9 की भाज्यता पढ़ रहे हैं तो 9 का भाग देना पड़ेगा। 3 और 9 की भाज्यता में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 3 की भाज्यता में 3 का भाग देते हैं और 9 की भाज्यता में 9 का भाग देते हैं, ठीक है। कोई भी अंक है, उसमें आप सभी अंकों को जोड़ दो, उसमें अगर 9 का भाग जा रहा है तो आप जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे इसको ट्राई करते हैं, इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 और 4 0 का जुड़ेगा नहीं, तो 22 और 2 24, 24 और 6 30, 30 और 31, 31 में भाई 3 का भाग नहीं जाता है, 31 में 3 का भाग नहीं जाता है। अगर यहाँ पर हम 2 1 की जगह 3 लिख लेते, 2 और ऐड कर देते, एक तो पहले से 2 और ऐड कर देते, अब 3 हो जाता, तो इस संख्या में पूरा पूरा 9 का भाग जाता। किस, सॉरी, 9 का भाग 3 की जगह 6 लिखना पड़ता, ठीक है। अब 6 लिखेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एक बार ट्राई करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 और 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36। अब 36 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि अब उस संख्या पे पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा कचरा हो गया, लेकिन समझने का तरीका है ना, वो हमने पूरा का पूरा दिखाया है, ठीक है। अब एक 10 की भाज्यता लास्ट है, उसको देख लेते हैं। 10 की भाज्यता, 10 की भाज्यता, ठीक है। 10 की भाज्यता कुछ नहीं है। 5 की भाज्यता क्या थी, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। इकाई का यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए, 0 और 5, ठीक है। तो 10 की रूल, डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ 10 है ना, उसमें जो यूनिट प्लेस है वो सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर उसका जो इकाई का अंक है वो सिर्फ 0 है तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, यहाँ से यहाँ तक बड़ी संख्या ले लो, पीछे 0 लगा लो, तो उसमें 10 का भाग जाएगा ही जाएगा। आप चेक करो या ना चेक करो, भाग तो जाएगा जाएगा। तो यहाँ पर जो पीछे की जो जितने भी रूल थे ना, उसके कारण मैंने आपको पीछे अगले भी रूल मैंने याद दिला दिए। अब एक बार रिवीजन कर लेते, क्योंकि रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले 2 की भाज्यता देखेंगे, तो 2 की भाज्यता का नियम क्या है, और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, तो उसमें क्या होता है, यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 3 की भाज्यता, तो सम ऑफ ऑल डिजिट बाय 3, यानी कि अंकों का योग करना है, उसमें 3 का भाग देना है। तो अगर 3 का पूरा पूरा चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का पूरा भाग जाएगा, नहीं जाता तो नहीं जाएगा। अब आगे 3 के बाद 4 की देखते, तो 4 के जो पीछे वाले 2 अंक है, कोई भी संख्या उसमें पीछे वाले 2 अंक है, उसमें अगर 4 का भाग दे दें, अगर पूरा पूरा चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का जाएगा, नहीं तो
नहीं जाएगा। 5 की भाज्यता का नियम देखते हैं। 5 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक 0 2 4 6 सॉरी इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 है तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 का भाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 की भाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है। 8 की भाज्यता क्या थी, 4 की भाज्यता थी 2 अंक पीछे के, तो 8 में क्या करना 3 अंक पीछे के 3 अंकों में अगर 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसमें 8 पूरी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 9 की भाज्यता 3 की भाज्यता से सेम है। 3 की भाज्यता थी अंकों का योग बटा 3, यानी कि सारे अंकों को जोड़ना है और उसमें 3 का भाग देना है। वैसे वैसे अंकों को जोड़ना है, लेकिन 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा तो उसमें 9 का भाग देना है। 9 की भाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग बटा 9, यानी कि सारे अंकों को जोड़ना है और 9 का भाग देना है। तो उसमें 9 अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या मतलब कि पूरी 9 से डिवाइड होगी। और 10 की भाज्यता का नियम क्या है, 5 की भाज्यता का नियम था 0 और 5 इकाई का अंक होना चाहिए, इसमें सिर्फ 0 होना। कितनी भी बड़ी संख्या हो पीछे अगर 0 लगा हुआ तो उसमें 10 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये भाज्यता के नियम आपको समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगला जो टॉपिक है स्थानीय मान वाला, उसको अगली क्लास में देखेंगे। और इसके संबंधित एक टेस्ट आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन भी हो, 7 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा है ना उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। उसको आप देखकर अगर सोल्व कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने जो भी पूरा वीडियो देखा ना उसमें आपने पूरी की पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।